हेलो एवरीवन, मैं अतुल्य हेल्थ एशियन के नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एज इज जस्ट अ नंबर, ये कहावत हमारे गेस्ट ने ना सिर्फ बोली है बल्कि प्रूव भी की है अपनी लाइफ के थ्रू। मेडिसिन की फील्ड में एक जाना माना नाम, सीनियर कंसल्टेंट, एमडी पेडियाट्रिक, जिन्होंने हजारों जिंदगियों को बेहतर बनाया है। जहां 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति सोचता है यार अब रिटायरमेंट ले लेता हूं, इन्होंने अपने रनिंग शूज उठाए और अपनी एक नई जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन इनकी ये जर्नी सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। ऐसी जर्नी जिसने इन्हें ना सिर्फ रनर बनाया बल्कि एक रिक्रिएशनल ट्राई एथलीट बना दिया। लद्दाख की चैलेंजिंग ट्रैक्स से लेकर दिल्ली के एनर्जेटिक ट्रैक्स पे इन्होंने कम से कम 7-8 बार हाफ मैराथन की है और आज भी फिटनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की ये एक जीती जागती मिसाल है। तो आज हम बात करेंगे फिटनेस की, हेल्थ की, लॉन्जिविटी की, रनिंग की और उस जुनून की जिसके आगे एज भी घुटने टेक देती है। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग अ डॉक्टर, अ रनर, अ ट्रू इंस्पिरेशन, डॉक्टर संजय आर्या। वेलकम सर, आपने टाइम दिया, आपने समय निकाला। वी आर रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। तो सर एकदम बेसिक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि जनरली लोग 60 साल की उम्र के बाद अपने जीवन को स्लो डाउन कर देते हैं, अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर देते हैं। आपने स्पीड पकड़ने का कैसे सोचा, ये कैसे आपके दिमाग में आया? मेरा प्रोफेशन जो था वो बहुत ही बिजी प्रोफेशन में से कहलाता है और मेरी ब्रांच तो सुपर बिजी ब्रांच थी जी। मैं जब मेडिकल में आने से पहले अच्छा एथलीट था, माउंटेनियरिंग करता था। 81 में खूब माउंटेनियरिंग करी थी। ओह वाओ। फिर उसके बाद जब मेडिकल में हो गया तो आप ये मान लो 81 से लेके अभी 2017-18 तक किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करी। घर पे थोड़ा हाथ पांव हिला लिए, वो बात अलग है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। रात भर कॉल लेना, सुबह थकी हुई उसमें आउटडोर में पहुंचना, इस तरह का हुआ था। बिल्कुल। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट थी, बट उसको थोड़ा ज़्यादा ही शौक था एथलीट उसका, भागने दौड़ने का। तो उसको कुछ लोगों ने मोटिवेट किया, तो उसने सबसे पहले चालू किया था। तो उसका अचीवमेंट ये था कि उसने 2 बार आयरन मैन किया है, एक 58 ईयर की एज पे, एक 60 ईयर की एज पे। ओह ग्रेट। तो बेसिक मेरा मोटिवेशन तो वही था। ओके। लेकिन अभी जब मेरा जो मैं हॉस्पिटल चलाता था, आर्या हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल था बच्चों का। ओके। तो वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को मैंने लीज पे दे दिया। तो लीज पे देते ही बिल्कुल फ्री हो गया मैं। आप ये देखो, मतलब सब कुछ से कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आम आदमी तो सोचता कि चलो ऐश हो गई, सोते हैं। तो उसमें मैंने यही सोचा इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। मोटिवेटर मेरे पास था, सुबह जाना चालू किया, थोड़ा थोड़ा भागना चालू किया, धीरे 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 आज ये स्थिति है कि मेरे ग्रुप के सब लोग कहते हैं सुपर फिट, और मेरे रात वाले दोस्त जो हैं वो तो बहुत कम हो गए और सुबह वाले इतने यंगस्टर दोस्त 20-20, 25-25 साल के दोस्त बन गए जी। बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ। तो 60 साल के बाद अब मैंने तो ये सोच लिया है कि हेल्थ इशू हो जाए वो बात अलग है, अदरवाइज तो अब ये एंड्योरेंस एक्सरसाइज छोड़नी नहीं। अब ये नहीं छोड़नी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़। तो आपकी फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट दिया, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं, एक अमेरिका में, एक कनाडा में। तो हम दोनों अकेले हैं। ओके। तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि संभालेगा कौन, तो एक दूसरे को ही संभालेंगे, इसलिए फिट है बिल्कुल संभालने के लिए। इसलिए ये मोटिवेशन का एक कारण ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि नॉर्मली रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कोई टेक्निक आने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बहुत डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। रनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है आज की डेट में हेल्थ से, अगर हेल्थ के रिगार्डिंग हम बात करें तो? आज की डेट में जो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो है वो इंडिया में
इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इनका हर कम्युनिटी में, हर एज ग्रुप में इनकी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि इंडिया जो है डायबिटीज़ की कैपिटल है जी। डायबिटीज़ का कारण बस वही है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड। तो इसको देखते हुए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, मॉर्निंग के कुछ आवर्स अपनी खुद को दे देते हो, तो आप ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हो। आप एक ओल्ड एज में जाके आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, किस्त भरते हो, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी किस्त है। मैं कहता हूँ किस्त भरने के बजाय मॉर्निंग में एक छोटी सी किस्त भर दो। ये हेल्थ इंश्योरेंस है। आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज तो लाके देखो। आपको कोई बहुत कुछ नहीं करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो 30 मिनट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी हेल्थ के लिए। तो सर आज के टाइम के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी एज से कर देना चाहिए स्टार्ट? एज का जहाँ तक सवाल है, कोई भी एज एक्सरसाइज के लिए मतलब पाबंद नहीं करती है कि साहब मेरी एज हो गई। अगर कोई ये कहता है कि मेरे बुढ़ापा आ गया है, तो वो बुढ़ापे या एज बढ़ने से परेशान नहीं है, वो अपनी आदतें जो इतने सालों से अपनी पीठ पे लेके चल रहा है उससे परेशान है। एज इज कोई वो फैक्टर नहीं है एज। और यहाँ तक कि अगर आप 80 साल के भी हो और आपको लग रहा है कि चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ से भी एक्सरसाइज चालू कर दो। 3 से 6 वीक में आपको चेंजेस मालूम होने लग जाएंगे कि चेंजेस आ रहे हैं मेरे बॉडी में। और विद इन 6 मंथ आप एक नॉर्मल आदमी की तरह चलना, उठना, बैठना सब चालू कर सकते हो। इसका बहुत सारे रील्स में दिखाते हैं। एक शांति देवी या ऐसे कुछ वो हैं जो वेट उठाती हैं। मैंने बिल देखा है। हाँ, वो डेडलिफ्ट उन्होंने। यस उन्होंने किस एज पे चालू करी? 72 या ऐसे कुछ पे एज पे चालू करी। आज वो हीरो बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है कि उन्होंने एफर्ट किया। करेक्ट। तो आप भी एफर्ट करो, मोटिवेट हो किसी भी चीज़ से, जिस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हो। मैं अगर जरिया बनता हूँ तो मेरे से भी हो जाओ, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी शानदार हो चुकी है कि मेरा सब कुछ, क्योंकि रिटायर्ड लाइफ है, सब कुछ सुबह घूमना दौड़ना सब उसी पे निर्भर कर रहा है। इतना मज़ा आता है लाइफ में, एनर्जी इतनी ज़्यादा कि कुछ भी काम करा लो, कभी भी करा लो। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? करेक्ट। तो सर जैसे आप बच्चों को काफ़ी आपने हैंडल किया है। बच्चे जब आपके पास आते हैं इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको क्या लगता है वो जो उनको बीमारियां हैं वो उनके डेली जो रूटीन है उसकी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से है, या फूड हैबिट्स हैं? क्या कारण है और कौन सी एज से आपको देखने को मिल जाता है कि यार ये 12-13 साल के बाद तो इनमें दिक्कत आनी शुरू हो ही जाती है? देखो, यूजुअली बच्चों में वो लाइफस्टाइल डिजीजेज इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। और वो और अब इंडिया में दिखना चालू हो गई है। ऐसे हो गई है कि जो जंक फूड और प्रोसेस फूड जो है वो बहुत छोटी एज से चालू कर दिया लोगों ने। तो चाइल्डहुड में जो मोटापा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापा इंडिया में ही आ रहा है, जबकि इंडिया में ये बोला जाता है कि मेल नरिश बच्चे हैं ना। मेल नरिश ही कह सकते हैं उनको, कि उनकी फूड हैबिट इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनके लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रही है। तो 20-25 साल का बच्चा अगर ओवरवेट है तो वो 50 भी पार नहीं कर पाएगा, उसके कोई ना कोई डिजीज़ होनी ही होनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि लाइफस्टाइल को वो करना ज़रूरी है। सो ऑडियंस से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सर ने जैसा बोला कि सुबह के लिए वो एक किश्त अपने लिए आप निकाल लो, 30-40 मिनट्स का एक थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लोगे ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जिनकी एक जो लेमैन है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसकी चल रही है, तो वो कहाँ से शुरू करे? आप थोड़ा सा बताइए सर। देखो, वर्क के साथ या पर्टिकुलरली 35 to 50 की एज ग्रुप वाले जो बेसिकली काम करते हैं, उनके पास यूजुअली टाइम नहीं होता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। वो कोशिश पूरी करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें जी। तो इसका 2-3 तरीके हैं कि आप अपने आप को इसमें कैसे अंदर लाएं।
आप क्या करते हो, सुबह आधा घंटे घूम आते हो, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। या आपने डंबल्स रख रखे हैं या कैटल बेल वगैरह रख रखी है, उन पे एक्सरसाइज कर लेते हो, करो, बहुत अच्छा है। सप्ताह में 3 दिन भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो चेंजेस है वो आपको दिखने लगेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अब आप अगर 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो 30 मिनट, तो उसमें पैटर्न चेंज कर दो आज से ही। पैटर्न ऐसे चेंज कर दो कि एक जापानीज स्टडी है उसमें ये कहते हैं कि अगर 4 मिनट ब्रिस्क वॉक करो और 2 मिनट वापस धीरे से वॉक करो और फिर 4 मिनट ब्रिस्क वॉक करो, ऐसे 7-8 रिपीटिशन अगर आप कर लेते हो तो आपका एंड्योरेंस तेजी से बढ़ने लगता है और आप वही एंड्योरेंस ला सकते हो जो रनिंग में आता है। तो सिंपल सी चीज़ है। आप कल से सेंट्रल पार्क या किसी भी पार्क में जाओ तो यही कोशिश करना, 4 मिनट ब्रिस्क वॉक, 2 मिनट रिलैक्सिंग। ठीक है, देखो आप कितना चेंज आता है। और फिर जब ये कर लो तो कुछ नहीं करना, 10 कदम भागो, रुक जाओ, भागो, रुक जाओ। आपको मतलब पहले दिन मैराथन नहीं भागनी है, करके देखो। ये वॉकिंग के बाद जब रनिंग पे आओगे आप तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और इस बीच अगर आपको कोई मोटिवेटर मिल गया तो आप बहुत तेजी से बढ़ोगे। और इसको बढ़ाना आप कैसे, मतलब सर्टेनली आप जैसे वॉकिंग के बाद आपको लगने लगेगा कि मैं रन भी कर सकता हूँ, 10 मीटर भागोगे, 20 मीटर भागोगे, 100 मीटर भागोगे। उसके बाद एक फार्मूला है कि कोई भी रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज 10% एवरी वीक से ज़्यादा मत बढ़ाओ। ओके। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो इंजरीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी वो मसल जो ये करने वाली है वो एक्मेटाइज नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आप 100 मीटर भाग रहे हो, अगली बार 110, करेक्ट, उसके अगली बार उसी रेशो में धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। आप एक दिन क्या, विद इन 2 मंथ आप रनर बन जाओगे। तो सर जैसे रनिंग एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं धीरे धीरे भागो, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे खुल के भागो, जो तुम्हारी स्पीड है उस हिसाब से भागो। तो एग्जैक्टली कैसे, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रनिंग जो है, अब इसमें आपको मैं यहाँ एक वो कंसेप्ट बताता हूँ। 2 टाइप के रनर होते हैं। ओके। एक रनर होते हैं कॉम्पिटिटिव, जो एलीट क्लास होते हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी, जिनका प्रोफेशन वही है। उनका तो आप बिल्कुल छोड़ दो, वो तो उनके लिए पूरा कोच होता है, टीम होती है, इतने अच्छे सिस्टम बने हुए हैं कि वो तो सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। उनकी अपन बात ही नहीं करते। ठीक है। अपन बात करते हैं रिक्रिएशनल रनर्स की। रिक्रिएशनल रनर्स वो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 100 मीटर भाग के अभी भागना सीखे। हाँ। और आज वो सड़क पे आ गए। तो वो इस रिक्रिएशनल रनर को अब आगे कैसे बढ़ना है जी। रिक्रिएशनल रनर को आगे बढ़ने का सबसे तरीका मैंने 10% वाला तो वो बता ही दिया। अब दूसरा ये है कि रनिंग करना और कंपटीशन में जाना, दोनों में डिफरेंस है। आप रनिंग करते हो अपना एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए जी, और किसी रेस को दौड़ते हो उस एंड्योरेंस को दिखाने के लिए। करेक्ट। और जो रेस या मैराथन या जो इस तरह की चीज़ है, उसमें उस एंड्योरेंस जो आज तक बनाई है उसको शो करने का जगह आती है जी जी। तो हर रोज उसको शो मत करो। इसका 80-20% का एक फार्मूला होता है कि 80% स्लो रनिंग, एंडोरेंस मेकिंग रनिंग एंड 20% रेस रनिंग। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप अगर करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब स्लो रनिंग क्या होती है? 3 तरह की एक्सरसाइज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड एक्सरसाइज ये होती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सीधी सी बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो माइल्ड वो होगी जी। मॉडरेट एक्सरसाइज होती है कि आप जैसे सपोज रनिंग कर रहे हो लेकिन बात भी कर पा रहे हो, लेकिन आपको कोई कहे गाना गाओ तो आप गाना नहीं गा पाओगे। एंड सीवियर एक्सरसाइज होती है जिसमें आप हाँफ रहे हो, बहुत बुरी तरह से मतलब सांस चल रही है, लेकिन अगर आपको गाना गाने को कहे तो आप गाना भी नहीं गा सकते हो। तो ऐसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एक्सरसाइज होती है। अब इन एक्सरसाइज को आजकल साइंटिफिक तरीके से भी डिवाइड किया हुआ है। अब आपको मैं समझाता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जी। 220 माइनस योर एज, व्हाट इज योर एज? 40। तो यानी कि 180 आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। ठीक है। यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ये आपका एक लिमिट है कि इसके बियॉन्ड जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। इसका इसी के आधार पर जोन बना रखे हैं। ठीक है।
तो जोन फर्स्ट में आपका जो है वो जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट से लेके 80-90 तक वो होती है जी। जोन सेकंड में आपके मतलब 80-90 से लेके 120-130 तक होती है जी। वो अलग अलग एज पे अलग अलग वो उसका पूरा चार्ट होता है जी। जोन थर्ड में 130 से 140 उसके ऊपर फिर 150 180 जैसा भी वो है वो आपके जोन बने हुए हैं। जी जी। तो जो आपने उस शुरू में पूछा था कि नॉर्मल रनर कैसे भागे, हाँ। तो 80% आपकी एक्सरसाइज जो है ये इस जोन सेकंड में होनी चाहिए, यानी कि अराउंड 130 के आसपास। ठीक है। तो उससे एंड्योरेंस डेवलप होता है। हाँ। तो एंड्योरेंस जब डेवलप हो गया तो आप फिट हो गए इस चीज के लिए कि आप कभी रेस होगी तो आप उस अच्छी पेस पे भाग सकते हो। इसके लिए और कई सारे मेथड होते हैं कि स्प्रिंट्स होते हैं, टेम्पो रन होते हैं, वो अलग ट्रेनिंग के पार्ट है, बट एक ले मैन के लिए ये सिंपल ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं कि ये एंड्योरेंस डेवलप कैसे होता है। जी सर। आप जब स्लो स्पीड से भागते हो तो आपके फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं और वो ऑक्सीजन हार्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू मसल्स में जाती है। मसल उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में था उसमें या मसल में जो प्रेजेंट था उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है और एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अब आपकी सेडेंट्री लाइफ में तो इतना कुछ जरूरत है नहीं, बन रहा है जो जा रहा है। अब सडनली आपने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया जी। तो अब इसको करने के लिए क्या होगा जी। मसल जो है अपनी फैक्ट्री है, हार्ट उस फैक्ट्री में सामान लाने का जरिया है और लंग जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। पेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रॉ मटेरियल आपको दे रहा है। ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन बढ़ाना है तो ऑक्सीजन बढ़ाना है तो सांस तेज हो जाएगी जी, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होने लग गई है। हाँ। अब आप इस ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी मसल तक भेजना है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी जिससे जल्दी जल्दी पंप करे। करेक्ट। और हार्ट बीट और ये जब उसमें पहुंचने लगेगा मसल में तो मसल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे इंजन्स होते हैं जिनको आप जनरेटर्स कह सकते हो। ठीक है। इन जनरेटर में ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज और सब यूटिलाइज होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा मसल में। और फिर क्या होगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा तो छोटे छोटे वेसल्स के मतलब आपकी जो खून की नलियां जो हैं उनका जाल बनना चालू हो जाएगा जिससे मैक्सिमम इन माइटोकॉन्ड्रियाज को आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सको। ये चेंजेस जो होते हैं ये एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं और ये चेंजेस सबसे ज़्यादा आपके जोन 2 एक्सरसाइज में होते हैं, जो हल्की एक्सरसाइज जिसमें आप कन्वर्सेशनल टॉक करते हुए भागते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये धीरे धीरे आ जाती है जब आप किसी एक्सपीरियंस एथलीट के साथ वही रन कर रहे हो तो आ जाती है। लेकिन होता ये है कि रनर जब पहुंचता है तो उसको लगता है कि बस आज पूरा वो कर दूंगा। ऐसी गलती कभी मत करना क्योंकि कोई भी मसल आपके हैबिचुअल नहीं होती इन एक्सरसाइज करने। अगर आप इस तरह की वो करोगे तो इमीडिएटली इंजरी होगी, इंजरी में आप घर जाओगे, घर वाले पीछे पड़ जाएंगे, तेरे को मना किया था मत कर। बिल्कुल। और फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी ग्रुप बना रखे हैं। सेंट्रल पार्क में बड़े बड़े ग्रुप वो होते हैं, उनमें आइए, डिस्कस कीजिए, हमारे जैसे लोगों से बात करो, हम बता देंगे कैसे क्या करना है। तो एक बार आओ तो सही, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कितने सिंपल एग्जाम्पल के साथ सर ने एक एक चीज़, इंजन, रॉ मटेरियल बोल के हर चीज़ बहुत आसानी से समझाई है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। प्लस सर का नाम और सर के नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। आप अगर रियली में इंटरेस्टेड है ना रनिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, तो सर से एक बार ज़रूर बात करिएगा। सर यहाँ पर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, अब क्या साथ में, क्योंकि मेरी एक नॉर्मल डाइट है जो मैं खा रहा हूँ और अपना काम करता हूँ डेली बैठ के, अब मैंने रनिंग कर दी शुरू, तो क्या डाइट में इमीडिएटली कोई चेंज लाना चाहिए हमको, या कुछ प्लस करना चाहिए, कुछ माइनस करना चाहिए, कि नहीं ये चीज़ तो होनी ही चाहिए अगर आप रनिंग कर रहे हो तो? नहीं, वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशन जो है वो रनिंग का एक पार्ट है या किसी भी एक्सरसाइज का पार्ट है जी।
और न्यूट्रिशन से बहुत कुछ आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। और ये लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं ये 99% पेट के थ्रू ही होती है जी। आप जो खा रहे हो वही चीज़ आपके सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप रनिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड ही आपको बोलना चालू कर देता है कि नहीं ये मत खा। सपोज आप रात को पार्टी में गए हो, करेक्ट, नहीं खाओगे आप, गुलाब जामुन दिखेगा तो उसकी तरफ देख के मुंह फेर लोगे क्योंकि सुबह भागना है। जी जी। और जो ऐसी चीज़ जो लंबे टाइम तक पेट में रहती हैं वो तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे क्योंकि सुबह इतना बड़ा पेट लेके थोड़ा कैसे भागोगे, जी। तो वो अपना आप छूट जाती है। और वैसे देखा जाए कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर्टेनली आपको न्यूट्रिशन में चेंज करने पड़ते हैं। साधारणतः जो कंपटीशन वगैरह जो होते हैं उसमें तो पूरी एक मतलब सेट पैटर्न में न्यूट्रिशन लेना होता है। ओके। लेकिन रिक्रिएशनल रनर्स के लिए ये है कि एडिशनल प्रोटीन आपको लेना ही लेना होता है। ओके। ये प्रोटीन जरूरी नहीं है कि आप कमर्शियल फॉर्म में जो प्रोटीन आ रहे हैं वो लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा भी, आजकल तो जेमिनी और ये गूगल और ये इतने अच्छे टूल्स अवेलेबल है कि आप पूछ लो। अब सिंपल सा, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है ना, एक दाल की कटोरी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है जी। पनीर है इसमें, तो इन सबको आप कभी बैठ के सुबह से शाम तक का अपना चार्ट बना लो कि क्या खाया था, सिंपल सा क्या खाया था। उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि प्रोटीन आपकी वेजिटेरियन डाइट में तो बहुत ही कम है और नॉन वेज डाइट में भी कम है क्योंकि नॉन वेज में मसाला ज़्यादा है, नॉन वेज कम है। राइट। और नॉन वेज उस हिसाब से फैट और वो जो है रेड मीट तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और बाकी जो खाते हो वो इतना अमाउंट में नहीं खाते हो कि वो आपकी वो करे, तो इसलिए आपको फिर अगर एक्सरसाइज करते हो तो एडिशनल प्रोटीन की जरूरत है। तो और ये एडिशनल प्रोटीन होती है 1.2 ग्राम पर केजी से लेके 1.7 ग्राम पर केजी तक आप कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत मतलब वास्ट वो टॉपिक है कि कौन सा प्रोटीन ले, कब ले, वो और किसी उसमें अपन कवर कर सकते हैं। पर इसमें सर एक क्वेश्चन मेरे ये आ रहा है कि कोई इसकी भी कैलकुलेशन है वेट के हिसाब से कि अगर इतना वेट है तो इतना, मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपका इतना वेट है तो आपको इतना मिनिमम प्रोटीन लेना चाहिए। नहीं, इसका मैंने बताया ना, रूटीनली अपना जो रिक्वायरमेंट होती है 1.2 से लेके 1.7 ग्राम पर केजी। ओके। हाँ, तो उसको देखते हुए आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो जी। एक बहुत गलत धारणा है कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, इससे रीनल डैमेज हो जाता है। ओके। ये क्या है, कुछ पुराने डॉक्टरों ने और कुछ जो रीनल डिजीजेस वगैरह में प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओके। वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस में होते हैं तो वो रूटीन उसमें नहीं होते, लेकिन एक लेमैन के दिमाग में यही रहता है, इवन डॉक्टरों के कईयों के दिमाग में यही रहता है, ओल्ड एज प्रोटीन मत लेना। आजकल जितनी भी नई स्टडी आई हैं और नया लिटरेचर है, सब में प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बल्कि ओल्ड एज में ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। अच्छा। आप मतलब उनको प्रोटीन नहीं दोगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और स्पेशली इंडिया में तो आप कैलकुलेट करके देख लो, एक दिन सिंपल सा, आजकल तो कई ऐप आ गए हैं जिसमें आप ये डाल दो कि मैंने ये खाया था, कितना प्रोटीन है, आ जाएगा। कभी कैलकुलेट करके देखो, चकाचौंध रह जाओगे कि ये क्या कर रहे थे हम आज तक। मतलब रिकमेंडेशन ये है, रिकमेंडेशन है आपके कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन और आप खा रहे हो 80 ग्राम, तो क्या होगा? उसका नतीजा ये होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद अपनी मसल्स जो हैं वो कम होने लगती है जी। मसल रिप्लेस होती जाती है फैट से। ओके। अगर आप मेरा एमआरआई करेंगे और मेरी एज के दूसरे उसका एमआरआई करेंगे तो आप देखोगे मेरी उसमें सारी मसल्स है उसमें फिल्म में। दूसरे किसी सेडेंटरी वाले की 65 पे आप वो करके देखोगे तो मालूम चलेगा उसमें सारा फैट है, मसल कहीं है ही नहीं। तो लग रहा है मसल जैसा, पर वो है नहीं। तो पाँव का कंटूर तो उसका ज्यादा बड़ा है लेकिन मसल उसमें है ही नहीं। तो वो आदमी जब खड़ा होगा, अब जैसे मैं खड़ा होता हूँ, बिल्कुल मैं कभी हाथ लगा के खड़ा नहीं होता, एकदम से खड़ा होता हूँ। वो आदमी यूं हाथ लगाएगा, बहुत मुश्किल से घुटनों के हाथ लगाएगा। उसका कारण ये है कि लैक ऑफ प्रोटीन एंड एज, जो आपके धीरे धीरे आपके मसल्स को कम करता जा रहा है। जी 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 जी। वो दोनों फैक्टर मिलके अल्टीमेटली ये होता है कि
बुढ़ापा आ गया। सो सर ने कितना इम्पॉर्टेंट आज फैक्ट जानने को मिला। मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी कि हम जिसे मसल समझ रहे हैं वो एक्चुअली फैट है आपका। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। रियली में सर थैंक यू, आपने एक चीज़ बताई। सो सर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि जब आपने रनिंग शुरू की तो आपको क्या फील हुआ, पेन या इस तरीके से, या जनरली लोग जो रनिंग करते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आपके घुटने तो चले जाते हैं, नहीं करनी चाहिए रनिंग, जबकि कोरोना के बाद इतनी ज़्यादा ये कम्युनिटी बढ़ गई है और लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। आप खुद बता रहे हैं कि आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस है, तो सर वो थोड़ा सा बताइए ना। नहीं, ये रनिंग के साथ सबसे बड़ा मिथ है कि रनिंग करने से घुटने चले जाते हैं। ओके। स्पेशली आप किसी भी ऐसे डॉक्टर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हो या स्पोर्ट्स साइंस की नॉलेज नहीं रखता हो, इवन ऑर्थोपेडिशियन जो स्पोर्ट्स साइंस के ऑर्थोपेडिक उस पार्ट को नहीं देखते हैं, उनके पास आप जाओगे, एडवाइस लोगे कि सर मेरे तो घुटने दुख रहे हैं। हाँ। क्या किया था? कल साहब वॉकिंग कर आया था बहुत। हाँ। अच्छा, आप मत करो, रेस्ट करो। ओके। ये जनरल धारणा है, किसी डॉक्टर से, किसी बुजुर्ग से, किसी से भी पूछोगे। करेक्ट। ये इतना बड़ा मिथ है कि रनिंग से घुटने खराब होते हैं। रनिंग से घुटने खराब नहीं होते हैं। ओके। घुटना ब्रेक शू नहीं है, चमड़ा नहीं है कि जितना ब्रेक लगाओगे उसको शू घिसता जाएगा। ये रीजनरेशन करने वाली एक कार्टिलेज है जो जितना यूज करोगे उतनी थिकनेस बढ़ती जाएगी और उतना ही आप बढ़िया होते जाओगे। वाओ। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो कि रनिंग ये कारण है। इसमें क्या होता है कि आपके दो हड्डियां हैं, ऊपर और नीचे, फीमर और नीचे टीबिया। अब इन दो हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है और इन दोनों हड्डियों के दोनों तरफ वो कार्टिलेज है जिसको आप मेनिस्कस और ये सब जो बोलते हैं, और वो लिगामेंट से सारे फिक्स है। अब ये क्या होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आपका जो मसल्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, दोनों तरफ के मसल वीक हो गए, तो ये इस जॉइंट को खींच के नहीं रखते। ओके। खींच के नहीं रखते तो ये चिपकने चालू हो जाते हैं। चिपकने चालू हो जाते हैं, कार्टिलेज यूज ज़्यादा आ नहीं रही है तो कार्टिलेज की थिकनेस कम हो जाती है। तो आप जब वो घिसते हो, उसको चलते हो, तो वो आपस में टकराते हैं तो साइड में हड्डी जो है साइड में बढ़ जाती है, साइड में बढ़ जाती है तो वो चुभने की वो फीलिंग देती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप और रुक जाते हो जी, और फिर नी रिप्लेसमेंट, और कोई वो है ही नहीं। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड मतलब हेल्थ एजुकेशन वाला आपको ये नहीं बताता कि ये रिवर्सिबल चीज़ है। आपको अगर नी रिप्लेसमेंट भी बता दिया है तो आप एक्सरसाइज करना चालू करो। सबसे पहला काम ये करो कि ऊपर और नीचे की मसल्स को डेवलप करो, क्योंकि वहाँ तो आपके दर्द है, अभी आप नहीं कर पाओगे। इन मसल्स को आइसोलेटेड उस फॉर्म में आप डेवलप कर सकते हो। तो जैसे ही आप मसल डेवलप करना चालू करोगे, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये जॉइंट को खींचना चालू कर देंगे, तो जॉइंट का स्पेस बनना चालू हो जाएगा। जब स्पेस बनना चालू हो जाएगा तो स्पेस में आपकी थोड़ी एक्टिविटी, आपको पेन जो है कम हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ने चालू हो जाएगी, तो कार्टिलेज भी बढ़ना चालू हो जाएगी। विद इन 6 मंथ आप चल नहीं सकते थे जिस घुटने से, उस घुटने से आप आराम से चल सकते हो। और मैं कह रहा हूँ विद इन 1 ईयर आप उसी घुटने से रन कर सकते हो। ओके। आपको लग रहा होगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बता दिया। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं गोल्फ खेलता था जी। गोल्फ खेलता था तो गोल्फ में क्या होता है कि जब आप स्पाइन से को ट्विस्ट करते हो तो एक इधर मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम, क्यूएल, बहुत फेमस मसल क्यूएल के नाम से कहलाती है। उसमें इंजरी हो गई तो उसमें स्पाज्म हो गया। स्पाज्म होने से क्या हुआ, इधर की उस मसल्स जो है उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि पोस्चर तो बनाए रखना है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगी। तो इधर की हैमस्ट्रिंग जो है, ये नीचे की जो मसल होती है, ये टाइट हो गई तो मेरे भी घुटने का स्पेस कम हो गया। ओके। तो मैं चलता था तो मेरे पेन होने लगा तो वही मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त के पास गया, अब नाम तो यहाँ लेने से अच्छा नहीं लगेगा, उससे मैंने एडवाइस ली कि क्या करें। रनिंग तो करता ही नहीं था उस टाइम, वॉकिंग करता था, वॉकिंग बंद। ठीक है। अब मैं बिल्कुल ऐसा लगा कि 55 साल पे बुढ़ापा आ गया। राइट। विश्वास नहीं हुआ। मेडिकल साइंस का था, मैंने कहा लिटरेचर पढ़ो,
खूब लिटरेचर पढ़ा, अल्टीमेटली मुझे मालूम चला इस मसल के कारण हो रहा है, इस मसल को ठीक किया और फिर मैंने वॉकिंग से, जैसे मैंने बताया ना, वॉकिंग से चालू किया, ब्रिस्क वॉकिंग करी, फिर रनिंग करी और विद इन 1 ईयर MRI वगैरह सब है मेरे पास आज भी। विद इन 1 ईयर उस ऑर्थोपेडिशियन को मैंने मेरे रनिंग का वीडियो भिजवाया सेंट्रल पार्क का पूरा चक्कर काटने का। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन का वो था कि, और उसके बाद से मैं बहुत अच्छे से कहता हूँ, किसी की जॉइंट खराब है, नी रिप्लेसमेंट बता दिया है, आ जाओ, अभी भी ठीक हो सकते हो, आ जाओ तो ये तो सर बहुत ही आपने कमाल की चीज़ बताई। जैसे आपने कहा सर कि प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रहा है, तो नीचे की और ऊपर की दोनों मसल्स को अपन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो वो एक्सरसाइजेस के थ्रू वो आप आराम से जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे सिंपल से क्वाड्रिसेप्स के एक्सरसाइज होती है। ओके। कुछ नहीं, आप घर बैठ के, जैसे ये बैठा हूँ, हाँ। सिंपल ये एक्सरसाइज दिन में 20-25 बार कर लो। बिल्कुल। पहले जमाने में होता था, पोते पोती होते थे, उसमें बैठ के झुलाते थे, कितनी बढ़िया एक्सरसाइज थी। आप 10 किलो का बच्चा लेके यूं झुला रहे हो, वो वही एक्सरसाइज करनी है आपको, कुछ नया नहीं करना है। पोते पोती को बुला लो, बैठा लो, कर लो, आपका घुटना ठीक हो जाएगा। सो सिंपल बट सो इफेक्टिव, कितना जबरदस्त सर ने सिंपल इलाज बताया है। तो नी रिप्लेसमेंट करने से पहले सर से एक बार जरूर आपको बात करनी चाहिए, आपको बहुत करेक्ट गाइड करेंगे। तो सर अब आ गया है इंसान, उसने भागना शुरू कर दिया है, अब उसको क्या शेड्यूल बनाना चाहिए अपना, ताकि वो प्रॉपर तैयारी कैसे कर सके? इस शेड्यूल में प्रायोरिटी अपन को रनिंग को देनी है। रनिंग को प्रायोरिटी इसलिए देनी है कि एंड्योरेंस जो है बाकी और बहुत सी सारी चीज़ों से बन जाता है, लेकिन सबसे इजी एंड्योरेंस बनाने का तरीका रनिंग है। जूते पहनो, भाग लो जी। अब आपको जैसे इस पूरे एक्सरसाइज को 1 सप्ताह के उसमें बांटे हैं, तो एक्सरसाइज केवल ये नहीं है कि एंड्योरेंस एक्सरसाइज के कई वो है। पहली आपकी कार्डियो एक्सरसाइज हो गई, यानी जिसमें एंड्योरेंस बढ़ाना है, जिसमें हार्ट की हेल्थ बढ़ानी है। दूसरी एक्सरसाइज हो गई कि मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तीसरी एक्सरसाइज हो गई कि आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है। ठीक है। फिर है आपका बैलेंस, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ओल्ड एज की जो महिलाएं हैं वो पेंगुइन वॉक करती है, जी जी, ऐसे ऐसे चल के। हाँ। अब इसका कारण सिंपल सा कारण है, ये जो हिप की मसल्स जो होती है, इसमें 3 तरह की मसल होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और माइनस। तो मीडियस जो है वो पेल्विस को जब आप चलते हो तो उठा के रखने का काम करती है। तो इन लोगों में वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि उठता ही नहीं है। तो आप पूरे टांग को यूं करके बैलेंस करके दूसरी मसल से उठा रहे हो। जो मसल उठाने का काम करती थी वो तो खत्म हो गई, अब दूसरी मसल से उठा रहे हो। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ में आती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप अपने डे टू डे रूटीन को। इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप बिगनर हो तो सिंपल ये है कि 3 डेज तो आप रनिंग के लिए रख लो, 2 to 3 डेज। ठीक है। इसमें भी ये होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो तो उसमें फास्ट रनिंग होती है, फिर टेम्पो रनिंग होती है, फिर इजी रन होता है, इस तरीके से डिवाइड कर देते हो। एक दिन आप रखो क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। यानी रनिंग के बाद आप जैसे थक गए हो तो अगले दिन साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग नॉन इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर आपको कंटिन्यूस लंबे टाइम तक, मेरी एज के भी बियॉन्ड अगर आपको रनिंग करनी है तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग उसके लिए आपको 1 या 2 दिन जिम या अपने घर पे भी जिम बना सकते हो। डंबल्स छोटे मोटे ले सकते हो आप। कैटल बेल आजकल बहुत बढ़िया वो है। तो जो एक्सरसाइज करो वो मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज करो, सिंगल मसल एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर्टिकुलरली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। सिंगल मसल एक्सरसाइज जैसे बाइसेप्स आपने कर लिए, ये दिखाने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी फिटनेस के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फिटनेस के लिए मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स है जी, वो लंजेज हैं, पुशअप्स वगैरह। हाँ, पुशअप्स है ये। ठीक है। और कैटल बेल की एक्सरसाइज है, जैसे आप झुला के जो करते हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो मैंने बताया था कि पेंगुइन वॉक वगैरह उससे बहुत जल्दी ठीक होती है। ओके।
तो जिनके हो गई हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। कोई सलाह नहीं देगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि अब मैं खुद डॉक्टर हूँ इसलिए बोलते हुए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर ही बीमार हैं। ओके। हाइपरटेंशन रेट सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स में है, डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा डॉक्टर में। तो खैर वो टॉपिक छोड़ो। चलिए अपन आते हैं स्केड्यूल पे कि आप अपने वीक को कैसे डिवाइड करो। जी। अब उसमें आपको बताया मैंने 2 से 3 दिन आप रनिंग करो जी। एक दिन आप क्रॉस ट्रेनिंग करो, जैसे स्विमिंग है, वो साइकिलिंग है, ये जी जिम में जाके क्रॉस ट्रेनर, सकते हैं। स्टैटिक साइकिल, रोइंग, ये भी कर सकते हो। फिर एक दिन पूरा उसको दो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दो। ओके। आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेट ऑफ एक्सरसाइज करो, उसमें अपर बॉडी का अलग से कर सकते हो, लोअर बॉडी का अलग कर सकते हो। मैंने वो बता ही दिया कि हाँ। किस तरह की एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी जॉइंट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रनर्स के लिए जो जिम वाली एक्सरसाइज है वो भी सिंगल लेग एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है कि दोनों लेग से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट लेग यूजुअली मजबूत होता है। जी सर। तो आपका राइट लेग सारी एक्सरसाइज कर रहा है, लेफ्ट लेग तो उसके साथ चल रहा है। हाँ। तो आपका रनिंग का पोस्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि एक को मजबूत कर लिया, एक को अभी आपने मजबूत नहीं किया। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो वो सिंगल लेग, सिंगल मसल ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक दिन टोटल रिकवरी। सिंगल लेग मैं समझा नहीं। सिंगल लेग मतलब एक ही लेग को इसमें जैसे आप क्वाड्रिसेप्स कर्ल करते हो, हाँ। तो क्वाड्रिसेप्स कर्ल में दोनों पाँव से आप ऐसे यूज करते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। दोनों पाँव से नहीं करके एक पाँव से करो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आपका राइट पाँव ज़्यादा मजबूत है, हाँ। नेचुरली। जी। आपने देखा होगा ये इधर की मसल ज़्यादा मजबूत है, इधर की मसल कम मजबूत हाँ, है। वो वेट उठाते वक्त भी हाँ, नहीं, क्योंकि राइट हैंडेड हो आप, हाँ। ठीक है ना? तो आपकी ये मसल जब उस पे वर्क कर रही है, दोनों एक साथ वर्क कर रही है, हाँ। तो ये वर्क कर रही है बेसिकली, वो तो उसको असिस्ट कर रही है, क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं कि इसके साथ वो उठा ले। करेक्ट। तो इसलिए इसकी अलग एक्सरसाइज होनी चाहिए, इस पाँव की अलग एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे दोनों मजबूत हो जाए और आपका पोस्चर ठीक रहे। नहीं तो फिर आप भागते टाइम एक तरफ ज़्यादा भाग रहे हो, इस तरीके की कई चीज़ें। पोस्चर एक बहुत बड़ा साइंस बन चुका है। बुढ़ापे में जो पोस्चर है उसको सुधारने का पूरा साइंस है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे लोग। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई सर ने कि जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो एक पाँव को अलग कर रहे हो, फिर उसको अलग से करो दोनों पाँव को, ताकि आपका बैलेंस प्रिपेयर मतलब बराबर बन सके। एक बहुत अच्छा पॉइंट। अब इसमें छोटी मसल्स की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी मसल मैंने बताई, जैसे पेंगुइन वॉक जो होता है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइज है, स्ट्रेच बैंड से। हाँ। वो आप करते हो तो बहुत ठीक हो जाते हो। रनर्स में भी यूजुअली ये होता है कि 10 किलोमीटर के बाद में ये छोटी मसल फटीग हो जाती है, तो एक अलग से पेन इधर पीछे चालू हो जाता है। ओके। तो बहुत दिक्कत देता है बाद में। तो ये उन इंजरीज में भी शामिल है ये एक्सरसाइज। तो आप अगर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करोगे तो ये प्रॉब्लम आपके रनिंग में भी नहीं आएगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दिन कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट रेस्ट। ठीक है। कंप्लीट रेस्ट में स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, स्लो वॉकिंग कर सकते हो, बट रेस्ट इज रेस्ट। क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हो उसकी रिकवरी जो है रेस्ट उसमें ही होती है। और नींद में जो रिकवरी होती है, मसल सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस होके मसल रीग्रो करती है जी। तो ये रीग्रो नींद में ही करती है। और जितना भी ग्रोथ हार्मोन और ये जो है आपके जो स्लीप होता है, REM स्लीप जिसको कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी मसल को रिपेयर करता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे 5 दिन भाग रहे हैं, 6 दिन भाग रहे हैं, 7 दिन भाग रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसीलिए रिक्रिएशनल जो रनर है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको मस्ती के लिए काम करना ही है, ये आप पे पनिशमेंट नहीं है। आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा अगर रिकवरी नहीं करोगे तो इसलिए एक दिन रिकवरी पे छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी। सर नींद की आपने बात की, तो स्लीप के कितने आवर्स एक मतलब एडिक्वेट हो जाते हैं एक रिकवरी? यूजुअली 7 से 8 घंटे नाइट स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जितनी भी स्मार्ट वॉचेज है, हाँ, उन सब में स्लीप ट्रैकर्स होते हैं जी। तो ये स्लीप ट्रैकर्स आपको बता देते हैं कि इतना इतना सोना है आपको।
और रिकवरी के भी आपके स्मार्ट वॉच से आप मालूम कर सकते हो। जैसे एप्पल वॉच है, इसमें आपने देखा होगा रनिंग के बाद एक चीज़ आती है, आपकी हार्ट बीट 1 मिनट के बाद कितनी कम हुई, 2 मिनट के बाद कितनी कम हुई। ओके। ये आता है हर एप्पल वॉच में आता है। तो 1 मिनट में यूजुअली 15 to 20 बीट पर मिनट कम हो जाती है। जैसे सपोज मैं भाग रहा था, 160 हार्ट रेट थी, हाँ। अब मैंने ख़त्म कर दी रनिंग, तो वो इमीडिएटली 140-135 आ जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर, और 2 मिनट के अंदर अंदर वो 120 आ जाएगी। तो ये एक इंडिकेटर है कि आपकी मतलब आपकी रिकवर्ड हो और आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका 5 to 7 बीट कम आ रही है 1 मिनट के बाद, डॉक्टर को दिखाओ इमीडिएटली। ओके। क्योंकि आपके रिकवरी का जो वो है वो प्रॉपर नहीं है। रिकवरी का प्रॉपर नहीं है तो आपका या तो पंप खराब है या कहीं कोई खराबी है। तो ये इंडिकेटर भी आजकल जब स्मार्ट चीज़ें हो गई तो अपन को भी स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो वो सब चीज़ें। रेस्टिंग हार्ट रेट, यूजुअली जो एथलीट होते हैं इनकी रेस्टिंग हार्ट रेट लेस देन 60 होती है। जैसे मेरी 55 है। किसी दिन रेस्टिंग हार्ट रेट ये होती है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठे हो तब आपकी हार्ट रेट कितनी है। रिकवरी को उससे भी नाप सकते हैं कि मैं उठा हूँ, हार्ट रेट 70 पहुँच रही है आज, तो ये हार्ट रेट 70 क्यों पहुँच रही है? दैट मीन्स पिछली एक्सरसाइज से रिकवर नहीं किया है मैंने। रिकवर नहीं हुआ है। ओके। तो बेसिकली रनिंग या किसी भी एक्सरसाइज का एक सिंपल फार्मूला है, गधे की तरह मत भागो, स्मार्टली भागो। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको साइंटिफिक तरीके से अपने आप को फिट बनाना है। करेक्ट। तो जब आपके पास जरिए उपलब्ध है ये सब फिट बनाने के लिए तो बनाओ। जैसे सर ये स्मार्ट वॉचेस आ गई है, और भी कोई एप्स भी ऐसी आती है, अगर कोई एक्सपेंसिव अगर वॉच नहीं ले सकता तो कोई रनर उसको और कैसे वो? देखो आजकल मोबाइल जो हैं, हाँ। इसमें हर तरह के ऐप है। आप जैसे स्मार्ट ये वॉच तो ये है कि आपके रिस्ट पे है तो इजीली अवेलेबल है। स्ट्रावा जो है वो अवेलेबल है, आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप भागने से पहले उसको ऑन कर दो, रनिंग है रनिंग पे ऑन कर दो, तो वो हार्ट रेट के अलावा बाकी सारे डेटा आपके कलेक्ट करके दे देगा। ओके। और ऐसे बहुत सारे हैं, स्टेप्स के अलग हैं, इवन सीढ़ी चढ़ने के अलग हैं। अच्छा। आप मतलब उसमें घुसो तो सही, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐप जो आपको हेल्प करेगा। फिर आगे सर कैसे बढ़ेंगे फिर हम इस शेड्यूलिंग हमारी पूरी? तो मैंने पूरे 7 दिन की लगभग शेड्यूल बता दिया है जी। अब इस हिसाब से आप करो। और अगर इसमें ये होता है कि आप अगर मैराथन या इनमें इन सब चीज़ों में जो रेस होती है इनमें इंटरेस्टेड हो, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि 2 महीने पहले आप उसके प्लान के हिसाब से आप काम करो। प्लान आप किसी से ले भी सकते हो, ट्रेनर से, और आजकल तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, इसमें लिख दो मेरा वेट इतना है, मेरी एज इतनी है, मैं इतने किलोमीटर बड़े आराम से भाग लेता हूँ, और मेरे 8 सितंबर को ये रन है, तो मैं आज से क्या करूँ। पूरा प्लान आ जाएगा और कहीं गलत नहीं होगा, साइंटिफिक बिल्कुल। उसके हिसाब से काम कर लो। तो आपको अपनी पूरी जो ईयर है उसको ऐसे ही डिवाइड करना है। रूटीनली तो रिक्रिएशनल करनी है, जहाँ कोई कॉम्पिटिटिव आ गया तो छोटा सा प्लान के हिसाब से, दोस्तों से पूछ लो, दोस्त बता देंगे, उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो, तो आप आराम से रन भी कर सकते हो। इसमें यूजुअली क्या होता है कि रिक्रिएशनल धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश करता है। करेक्ट। वो क्या करता है कि अपने साथी से अपनी पेस को कंपेयर करने की कोशिश करता है, अपने उस साथी से जो उसके साथ भाग भी नहीं रहा। वो केवल घड़ी में मालूम चलता है कि वो इतने पे भागा है, तो आप उस पे भागने की कोशिश करते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जिस पेस पे भाग रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप 99% लोगों से ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा फिट हो, तो उससे कॉम्पीट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप तो खुद से कॉम्पीट करो कि मैं इतना भाग सकता हूँ, आराम से भाग सकता हूँ, उतना ही भागो। ये तो सर एक नेचुरल टेंडेंसी एक्चुअली ह्यूमन की कि थोड़ा तो आ ही जाता है कंपटीशन। और ये घड़ियां जो है ना, ये बहुत परेशान करती है, ये आपको मजबूर कर देती है। इस पे मजबूर मत हो कि मेरी पेस क्या चल रही है, मेरी हार्ट बीट क्या चल रही है। आपको अपने मन की सुनो। आप सुबह पहुंचे हो रनिंग करने, आज इच्छा नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरे एडिशनल क्रॉस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज कर लो,
आपको लग रहा है कि आज ठीक है तो करो। तो ये बेसिकली इसको मतलब कंपल्शन मत बनाओ, इसको बोझ मत बनाओ। बोझ बनाओगे 2 दिन में छोड़ दोगे। इसको मस्ती के लिए बनाओ और फिर बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी राइट कि कुछ तो आज करके जाओगे। तो ये जो सर ने एक प्लान बताया है, इसको प्लीज आप फॉलो कीजिए अगर आप रियली में प्रॉपरली रनिंग करना चाहते हो और एक अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैं आज 20 साल का हूँ, 40 साल का हूँ और आगे भी 60, 70, 80 जब तक जिंदा हूँ तब तक फिट हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैं बेड पे लेट गया या मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सर ने जो चीज़ें बताई है, टेक्निक्स बताई हैं, इससे आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमेशा आपके साथ रहेंगी वो और आपको पूरा सहयोग देंगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आना लाजमी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग रोड पे भागते हैं, कुछ लोग ट्रैक्स पे भागते हैं, कुछ लोगों को मैं देखा हूँ कि बेयर फुट भाग रहे हैं, कुछ लोग जूते पहन के, कुछ अलग से जूते भी दिखते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है सर, बेयर फुट भागना चाहिए या कोई कुशनिंग वाले शूज़ आ गए हैं? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो इसमें 2 या 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट मैटर करती है। बेयर फुट भागना एक हमारी बॉडी एक बेसिकली मशीन है जी। उस मशीन में सिस्टम डाला हुआ है कि इम्पैक्ट को कैसे कम करना है। तो अपने जो तलवा जो है वो आपने देखा होगा आर्च शेप में होता है जी, बिल्कुल। तो एक लिगामेंट होता है जो उस आर्च शेप के कारण आपके कमानी की तरह काम करता है। रिबाउंड फोर्स आपको देता है। आप जैसे जंप करते हो तो वो आर्च नीचे जाता है और वापस उससे फोर्स देता है। तो प्रोपल्सिव फोर्स जो है वो उससे आता है जी। और 2 साइड के और लिगामेंट है जो इधर उधर जाने से उसको रोकते हैं। तो मशीनरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब चूंकि जिंदगी आपकी कोई जूता या चप्पल पहन के निकली है तो वो आर्चेस इतने काम नहीं आ रहे जितने आने चाहिए थे। पुराना मतलब आदि मानव जब था तब शायद जूते नहीं होते थे, तब वो आर्च बहुत काम आता था। आज की तारीख में वो काम नहीं आ सकता। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि बेयरफुट भागा जाए, तो उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेयरफुट के लिए। बिल्कुल। आपने देखा होगा जितने भी ऐसे जैसे डॉग है या एनिमल्स हैं, इनके पाँव बेयरफुट के कारण इन पे थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिनके थिकनिंग नहीं होती उनके खुर टाइप की चीज़ें होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपके इम्पैक्ट को। तो वो अपनी स्किन जो है इन जूतों के कारण बहुत पतली हो चुकी है। तो अब वो चीज़ अपन मेंटेन नहीं कर सकते। आप किसी गांव वाले के जो चप्पल नहीं पहनता है उसके पाँव देख सकते हो, इतने ऐसे मोटे मोटे उसमें कैलोसिटीज बनी हुई होती है उन सबको रोकने के लिए। बिल्कुल। वो अब संभव नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है? आपको कुछ स्पेशल वो इंटेंशन हो तो करो। आज वही चीज़ अपने को जूते से मिल गया है। जूते का कुशन जो है वो आपको रिबाउंड वो देने लग गया है। जो अच्छे एथलीट हैं वो कार्बन प्लेटेड पहन रहे हैं। कार्बन प्लेट क्या है? एक उसी शेप में, आर्च शेप में जूते के अंदर एक प्लेट रखी हुई है जो जैसे ही दबाते हो तो वो नीचे दबती है और वापस वो रिबाउंड प्रेशर देती है। तो बात तो वही पूरी हो रही है। जी बिल्कुल। तो कोई फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आज की सर्कमस्टेंसेज में बेयर फुट कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। अब बात आती है कि कौन से ट्रैक पे भागे। जी। यूजुअली सबसे अच्छा ट्रैक होता है या तो मिट्टी या ग्रास, जहां आप भाग रहे हो तो आपके नीज पे या एंकल जॉइंट पे, बाकी जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो ग्रास और ये जो सिंथेटिक जो आजकल जो है ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है एक नॉर्मल आदमी के लिए। करेक्ट। तो अवेलेबल नहीं है तो फिर सड़क बचती है। और जितने भी मैराथन और ये जो है जो आपको मोटिवेट करती है भागने के लिए, ये सब सड़कों पे होते हैं। जी। तो अब उसकी प्रैक्टिस के लिए सड़क पे तो आना पड़ेगा। तो कोशिश यही करो कि ऐसी सरफेस जो इम्पैक्ट कम देती है उन पे अगर आपके अवेलेबल है उन पे करो, नहीं तो सड़क पे करो। जूते बहुत अच्छे अवेलेबल है जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप किसी भी सरफेस पे कर सकते हो। इसमें
ये है कि ये ट्रेल रनिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी अगर आप अपने रूटीन में इसको ले आओ तो इसका बेनिफिट ये है कि ट्रेल ऊबड़ खबाड़ जो जगह होती है उसमें कभी पाँव यूँ पड़ता है, कभी यूँ पड़ता है, कभी आगे लंबा पड़ गया, तो अपनी जो छोटी मसल्स जो हैं नीचे वाले पार्ट में, बहुत छोटी छोटी मसल हैं जो बैलेंस बनाए रखती है, तो उनका एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है ट्रेल रनिंग में। तो ट्रेल रनिंग भी आप सप्ताह में एक बार या दो बार जैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। वो बहुत बेनिफिशियल होती है इंजरी प्रोटेक्शन के लिए। ओके। जैसे आपने पाँव आपका लंबा पड़ गया, मुड़ गया, कुछ लोग तो मुड़ते ही सीधा करते हैं, भाग के निकल जाते हैं, कुछ लोग उसको लेके बैठ जाते हैं क्योंकि वो इंजर्ड हो गया। तो अगर आप ट्रेल रनिंग करोगे तो ये इस तरह की छोटी इंजरियां जो हैं ये नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो। सर, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है एक रनर के लिए या एक एथलीट के लिए? मेंटल हेल्थ रनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंटल हेल्थ का इलाज रनिंग के थ्रू हो सकता है। ओके। मेंटल हेल्थ मतलब आइसोलेटेड रनिंग इलाज नहीं है। आप जो पर्टिकुलर इलाज ले रहे हो उसके साथ अगर रनिंग करते हो तो डोज कम हो सकती है या आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जी। 3 हार्मोन इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है सीरोटोनिन, दूसरा है एंडोर्फिन और तीसरा ब्रेन इंड्यूस कुछ हार्मोन होते हैं जो मसल्स को भी डेवलप करते हैं एक्सरसाइज के कारण। ओके। और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये हार्मोन कैसे निकलते हैं? अब सिंपल सा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अभी यूँ दिमाग में आए कि मुझे भागना है जी, तो भागना है तो सीरोटोनिन इमीडिएटली रिलीज होगा प्रिपरेशन के लिए। अच्छा। सीरोटोनिन अचीवमेंट वाले जो चीज़ें होती हैं उनको सोचते हुए अपना आप निकलता है, इवन थिंकिंग से ही। अब ये सीरोटोनिन मेरे मन को हैप्पी करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट। तो इनिशियल जो वो होता है ना कि एड्रेनलिन और ये सीरोटोनिन काम करते हैं, तो ऐसे काम करते हैं। मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं 6 अक्टूबर को रनिंग करूँगा, 6 अक्टूबर को मैराथन करूँगा, तो मेरा सीरोटोनिन रिलीज होना चालू हो जाएगा इमीडिएटली। हाँ, जो मुझे हैप्पी करेगा, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देगा कि मुझे ये काम करना है। वो आपका मेंटल हेल्थ में एक अच्छा काम ये करेगा कि आप एंग्सियस हो, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस में हो, तो वो काफ़ी कम कर देगा उस चीज़ को, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आ रहा है आपसे। जी जी जी। अब क्या होगा जब आप रनिंग करते हो तो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है जो फील गुड फैक्टर देता है। एक कहावत रनर में होते हैं, रनर्स हाई जी। तो रनर्स हाई का ये होता है कि आपको क्या करना है, अगर आपका मूड खराब हो रहा है दौड़ जाओ, 2 किलोमीटर भाग जाओ एक नॉर्मल पेस पे, आपके इतना एंडोर्फिन निकल जाएगा कि आप इलेटेड फील करोगे। मतलब ये कहा जाता है कि एंडोर्फिन का नशा जो है दुनिया का सबसे एडिक्टिव नशा है और सबसे अच्छा नशा है कि रनिंग करोगे एंडोर्फिन निकलेगा जो आपके बॉडी को अच्छा सा फील कराएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो आजकल कई एंग्जाइटी वाले केसेस में यही एडवाइस करते हैं कि आपको एंग्जाइटी हो रही है या आप डिप्रेस हो, सिंपल कैसा काम है, भागाओ। आपको किसी भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंडोर्फिन इतना काम कर देगा आप में कि आप ठीक हो जाओगे। और ये प्रैक्टिस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे 1-2 पेशेंट जो मतलब बच्चों से बड़े हो गए, उनको वो मेरे को देख के मैंने उनको समझाया था, 1-2 ने किया, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इससे। तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। और अच्छा, ये एंडोर्फिन रनिंग के टाइम निकलता है और दिन भर उसका इफेक्ट रहता है। और ये क्या करता है कि स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल जी, जो आप स्ट्रेस के टाइम रिलीज होता है उसको सप्रेस कर देता है। तो इस कई सारे काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, मूड एलिवेट कर देता है, आपकी एनर्जी बढ़ा देता है। तो जितने भी बिजनेसमैन या जो ऐसे जो स्ट्रेस वाले वर्क वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सुबह काम पे जाने से पहले
आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर लो जिससे कि ये हार्मोन निकलता है, आपका दिन सुधर जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसको फिर छोड़ना किस लिए, ये तो करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जोक आया भी था रील के ऊपर कि मूड खराब है चाय बना लो, मूड अच्छा है चाय बना लो, दोस्त आया है चाय बना लो। तो ये उसी तरीके से ये बिल्कुल जो चाय में जो आप जो नशा करते हो ना, हाँ उसमें भी यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी ये हार्मोन निकलता है। तो नेचुरल वे में रनिंग से जब ये हार्मोन निकल रहा है, हाँ। तो उससे निकालो ना, नशे से क्यों Correct, निकालना चाहते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत ही सिंपल तरीका फिर सर ने बहुत ही सिंपली बता दिया कि किस तरीके से आपको, और ये सिर्फ रनिंग वालों के लिए नहीं, कोई भी इंसान, क्योंकि स्ट्रेस आज की डेट में 90% लोगों को है, और साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 70 to 80% जो बीमारियां हैं वो सारी साइकोसोमैटिक है, यानी सब मेंटल लेवल से है। तो सर ने उसका इलाज बता दिया, बहुत ही सिंपल, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई आपको टेक्निकल कुछ नहीं करना, जूते पहनो और भागो। और कैसे भागना है वो सर ने बता ही दिया आपको। इसमें सर एक रनिंग के अंदर एक आया था क्वेश्चन कि जब रनर भाग रहा है उस समय उसको स्वेटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन भी होता है, तो कैसे उसको कंपनसेट करे? इसमें दो फैक्टर हैं, रादर बहुत बड़ा टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। जी। अब मैराथन जो है 21 किलोमीटर की होती है, फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है। अपनी बॉडी में जब आप रन करते हो जी, तो मसल्स काम करती है, और मसल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसका पूरा साइंस है। बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो इनिशियल एक्सेस जो एनर्जी है वो उस स्टोर ग्लाइकोजन से आती है। वो करीब करीब 2 से 3 ग्राम पर केजी वो ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन जो स्टोर ग्लाइकोजन है, तो आप इमीडिएटली जब भागते हो तो शुरू के 3-4 मिनट तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज है वो काम आता है। ठीक है। वो फिनिश होते ही जो मसल में ग्लाइकोजन है वो काम आने चालू हो जाता है। ये मसल का ग्लाइकोजन जो है इस क्वांटिटी में होता है कि ये 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है। 30 मिनट के बाद मसल को, अब अगर आप ऊपर से कोई चीज़ नहीं दोगे तो उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक रनर्स वॉल कहलाती है। जी। 42 किलोमीटर का आप जब रन कर रहे हो या 21 किलोमीटर का कर रहे हो, तो 16-17 किलोमीटर के बाद सडनली वॉल आ जाती है, वहीं बैठ जाता है, या इवन वॉक करने में भी प्रॉब्लम आती है। जी। तो वो वॉल इसी कारण से आती है कि आपका मसल ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लीट हो गया है। ओके, ठीक। तो इस सिचुएशन में जब आप रूटीन रन में जरूरत नहीं है, आप 1 घंटे की रन करते हो तो उसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो समहाउ इधर उधर से आपका आ जाता है। लेकिन आप कभी ये कंपटीशन में हो, आप हाफ मैराथन, फुल मैराथन या अल्ट्रा मैराथन, इसमें आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में ये होता है कि ये 30 मिनट के बाद हर 30 मिनट में आपको 25 से 30 ग्राम ग्लूकोज सप्लीमेंट लेना होता है। अब ये सप्लीमेंट किसी भी फॉर्म में ले सकते हो आप। खजूर जैसे आता है, खजूर के फॉर्म में भी ले लेते हो, लेकिन खजूर में ये होता है कि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, तो बहुत लोग खजूर से काम चलाते हैं। ठीक है। वो चल जाता है, लेकिन उसका जो वो है वो थोड़ा सा देर से इफेक्ट आता है। आजकल कॉमर्शियल उसमें कई सारे जेल आते हैं जी, जो आपको यूजुअली 25 ग्राम वो कार्बोहाइड्रेट से आपको असिस्ट कर देते हैं उस पर। तो ये जो जेल्स हैं ये 30 से 45 मिनट में हर उसमें आपको एनर्जी के रॉ मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए ये आपको लेने होते हैं, जिससे कि आपके वॉल नहीं आए, आप यूँ ऐसा फील नहीं करें कि मैं अब आगे चल ही नहीं सकता हूँ। करेक्ट। तो ये तो न्यूट्रिशन की बात हुई जी। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि फैट बर्न होने लगता है जब ये ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है। तो आप जो रूटीन जो इजी रन करते हो उनमें इनकी जरूरत नहीं होती, ये जेल्स की। इनमें तो बल्कि बेटर है कि ये जो एक्स्ट्रा फैट है उसको वो बर्न होए। तो ग्लाइकोजन के बाद जब फैटी एसिड्स और ये फैट जब बर्न होता है तो आपकी हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये सारा साइंस है, तो उस हिसाब से उसको वर्क करना पड़ता है। अब रहती है हाइड्रेशन की।
हाइड्रेशन का ये होता है कि यूजुअली 1 घंटे से कम की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा हो जी। इसमें ये है कि अगर जैसे राजस्थान का भी चल रहा है या इंडिया का चल रहा है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उस कंडीशन में आपको एडिशनल पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम से ले लो जी। इसमें यूजुअली ये होता है कि रन से 2-3 घंटे पहले अगर आप जग रहे हो तो आप 400-500 ml आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रन के टाइम इतना आप पानी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर आपके पेट में प्रॉब्लम करेगा। जी। तो रन के 10 से 15 मिनट पहले 150 ml पानी आप ले सकते हो। ठीक है। और उसके बाद सिप में आपको पानी लेना होता है, एकदम से नहीं लेना होता, जैसे जैसे नीड हुई थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया। रूटीन उसमें एनवायरनमेंट में आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है या स्वेट में ज़्यादा नमक आता है, जिन लोगों के जैसे भागने के बाद में लकीरें बन जाती हैं वाइट, उन लोगों को एक्स्ट्रा सॉल्ट लेना होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वो निकालते हैं। यूजुअली सॉल्ट का भी ये है कि एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, 400-500 मिलीग्राम पर 1 आवर इसका सप्लीमेंट आपको करते रहना पड़ता है। हाँ। तो इसको आप इसके कैप्सूल्स भी आते हैं नॉर्मल, जैसे आप कुछ लोग ये करते हैं कि ये जो खजूर जो लेते हैं उसको काले नमक या नमक में पहले उसको डाल के वो ले लेते हैं, तो ग्लूकोज भी आ गया आपका, साल्ट भी आ गया। और नहीं तो आप सिंपल पानी में साल्ट घोल के जो नींबू पानी बनाते हैं उसमें पोटेशियम और ये सब आ जाते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे से कम वाली एक्सरसाइज में यूजुअली साल्ट सप्लीमेंट की आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जनरली जो आप मैराथन्स कर रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, उस टाइम आपको एक एडिशनल वो उसकी जरूरत, या फिर स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मौसम ऐसा ह्यूमिड हो रखा है। बिल्कुल करेक्ट सर, करेक्ट सर। कोई किस तरीके के केसेस आते हैं आपके पास, जैसे आप कहते हैं कि हाँ किसी की मसल जो है काम नहीं कर रही, वो एक्चुअली मसल है ही नहीं, फैट है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, मेंटली उनको क्या चल रहा होता है? ये मेरा बेसिकली फील्ड नहीं है, इसलिए केसेस इस तरह के मेरे पास नहीं आते। लेकिन हाँ, डॉक्टर तो किसी भी चीज़ का हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, उससे ऑर्थोपेडिक्स की चीज़ें पूछ लेते हैं लोग। तो इसलिए चूँकि मेरा ही फील्ड अब हो गया है रनिंग, तो इसमें काफ़ी कुछ मैं स्टडी करता रहता हूँ, लिटरेचर काफ़ी पढ़ता हूँ जी। तो एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अधिकांश मिडिल एज महिलाएं जो हैं उनको एक शिकायत होती है कि पूरे शरीर में पेन हो रहा है। और बहुत ही कॉमन वर्ड है गांव में, बायबादी हो गई। अब जब मैंने लिटरेचर पढ़ा, इस बायबादी होती क्या है और इसका इलाज क्या है। ये बायबादी बेसिकली न्यूरैल्जिक मायल्जिया कहते हैं। न्यूरैल्जिक मतलब दिमाग से, मायल्जिया मतलब मसल पे। दिमाग से जो मसल में पेन होता है, दिन भर वो रहता है, वो काम करने में असमर्थ होती है, बहुत थकान होती है। इसके और भी कई कारण जैसे B12 डेफिशिएंसी वगैरह कारण है, लेकिन वो कारण तो दिख जाते हैं, लेकिन ये कारण नहीं दिखते। तो न्यूरैल्जिक मायल्जिया का लेटेस्ट लिटरेचर ये कहता है कि एक्सरसाइज सबसे अच्छा इलाज है। ये बेसिकली उनको होता है, उनको कन्विंस करने से नहीं होएगा ठीक। उनको एक्सरसाइज कराओ, रातों रात इफेक्ट आता है, और इतना ड्रामेटिक इफेक्ट आता है। तो आपके घर में भी अगर ये हो, आपके बुजुर्ग या कोई घर में ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो उनकी हेल्थ के लिए उनको रनिंग एडवाइस करो, बहुत जल्दी ठीक होगी। ओके सर, सो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन कि सर व्हाट डज हेल्थ मीन टू यू इन अ सेंटेंस और टू? बेसिकली सब कुछ ही हेल्थ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ ए मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली डिजीज़। तो हेल्थ सब कुछ है जी। अगर आपके पास भरपूर पैसा है और मेंटल हेल्थ नहीं है, यानी कि आप दिमाग से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो,
या मतलब वो लकवा मार गया दिमाग का, क्या करोगे? ऐसी फिजिकल हेल्थ है। करेक्ट। सब कुछ है, दुनिया के हर सुख है, लेकिन हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, क्या करोगे? इसलिए हेल्थ तो सब कुछ है। और रही बात फिटनेस की, तो फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डे टू डे वर्क कर रहे हो, आपकी डिजीज़ नहीं हो रही है, और इमरजेंसी में आपके पास इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हो कि आप उस इमरजेंसी के सारे काम कर सको, दैट इज़ फिटनेस। ओके। फिटनेस ये नहीं है कि कोई बहुत हेल्दी बॉडी, लुक अच्छे कर लिए। फिटनेस ये है कि इमरजेंसी में आप उन सब रिसोर्सेज को आराम से यूज़ कर सको बिना थके, जो आपने बिल्ड किए। करेक्ट। तो ये अगर है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, या यहीं पे स्वर्ग है। और नहीं है तो नरक भी आप जानते हो कैसे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इतने फैक्ट्स जानने को मिले, हम भी नहीं जानते थे, शायद व्यूअर्स भी नहीं जानते होंगे काफ़ी कुछ। थैंक यू सो मच, और जल्दी आपको दोबारा बुलाएंगे सर, किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लोगों को बताएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, इम्पॉर्टेंट लगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए सब लोगों के साथ, ताकि उनको भी ये इम्पॉर्टेंट जानकारी जानने को मिले। थैंक यू सो मच, गुड बाय फॉर नाउ।